हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना वीडियो बेटा कंपनी ऑडिट के ऊपर है, जिसमें अपन सेक्शन 139 से लेके 148 तक के सारे सेक्शन पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2013 के। ठीक, तो बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा, कंपनी ऑडिट के कुछ सेक्शन हैं। पहले उन सेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन है सेक्शन 139। ये है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अंकेक्षण की नियुक्ति। बेटा 139 में अपन 139 सबसेक्शन 1 2 3 ये सारे पढ़ेंगे। तो 139 है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का, अंकेक्षण की नियुक्ति से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन 140, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग अ स्पेशल नोटिस। देखो, ऑडिटर को हटाना, उसका त्यागपत्र या विशेष सूचना देना, ये पढ़ेंगे अपन सेक्शन 140 में। यानी कि 139 में अपॉइंटमेंट है, सेक्शन 140 में रिमूवल और रेजिग्नेशन है। 141 में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है ऑडिटर की। साथ ही बेटा याद रखना है 142 रेमुनरेशन से रिलेटेड है ऑडिटर के। 143 पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा ये 143 अपन ने, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद सेकंड या थर्ड वीडियो ऑडिट का इसके ऊपर ही था, तो ये वहां पे कवर कर लिया है अपन ने। सेक्शन 144, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस, यानी कि ऑडिटर कौन कौन सी सर्विस नहीं दे सकता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 145, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। फिर 146 से अटेंड टू जनरल मीटिंग। फिर है 147 में बेटा पनिशमेंट है ऑडिटर के। और 148 में है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट भी अपन पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट और स्पेशल ऑडिट ये अपन पढ़ चुके हैं बेटा। तो एक बार और देखते हैं कि 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर दे रखा है। 140 में दिया हुआ है बेटा रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। 141 में दे रखा है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। साथ ही बात करते हैं 142 में रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर दिया हुआ है। 143 में दिया हुआ है पावर एंड ड्यूटीज। 145 में ऑडिटर ऑफ साइन ऑडिट रिपोर्ट। वहीं फिर है 146 में ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। 147 में पनिशमेंट है और 148 में है कॉस्ट ऑडिट। स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 से। 139 सब सेक्शन 1, इसमें बोला है बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एट एजीएम। बेटा अगर एजीएम की बात करें तो एजीएम की फुल फॉर्म होती है एनुअल जनरल मीटिंग। देखो, अगर मीटिंग की बात की जाए बेटा, तो देखिए मीटिंग में क्या क्या है। ये लीजिए मीटिंग। तो बेटा एक होती है बीएम बोर्ड मीटिंग, ये लीजिए अपनी बोर्ड मीटिंग। ठीक, ये बोर्ड मीटिंग होती है अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। वहीं अगर बात करें अपन जनरल मीटिंग, बेटा इसमें 3 पार्टीशन कर रहा हूं। एक है एजीएम, ईजीएम और सीएम। एजीएम बोले तो होता है बेटा जो जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर की। ठीक, एजीएम पूरी शेयर होल्डर की मीटिंग है, इक्विटी शेयर होल्डर की। फुल फॉर्म है इसका एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा। डन, ये वार्षिक साधारण सभा हो गया। ईजीएम ये भी इक्विटी शेयर होल्डर की होती है बेटा, ये होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक होती है अपनी सीएम, ये होती है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, क्रेडिटर्स की सेपरेट मीटिंग होगी, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग होगी। तो ये सारी काय में आती है बेटा क्लास मीटिंग में। यानी मीटिंग 2 होती है, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की। जनरल मीटिंग में 3 पार्टीशन करे अपन ने, एजीएम, ईजीएम और सीएम। एजीएम यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और सीएम होती है क्लास मीटिंग। बेटा एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग यानी साल में एक मीटिंग होगी है। ठीक, चलिए पढ़ते आगे अपन सेक्शन 139(1) में आते हैं। क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर एट एजीएम अंडर सेक्शन 139(1). ठीक, तो बोला है कि प्रत्येक कंपनी यानी कि हर कंपनी को
फर्स्ट एजीएम में इंडिविजुअल या एलएलपी को क्या अपॉइंट करना है बेटा? ऑडिटर के रूप में नियुक्त करना है। इंडिविजुअल को यानी व्यक्ति को, या फिर आप एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को क्या कर सकते हो? ऑडिटर नियुक्त करोगे। साथ ही टेन्योर ऑफ ऑफिस, तो टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, यानी कि 1 से लेके 5 साल तक के लिए वो क्या होगा? अपॉइंट होएगा। फर्स्ट एजीएम से टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, यानी कि सिक्स्थ एजीएम के खत्म होने तक उसका क्या रहेगा? टेन्योर रहेगा ऑडिटर का, यानी कि 5 साल तक। आगे, द एजीएम इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड शेल बी काउंटेड एज अ फर्स्ट एजीएम। क्या बोला है? जिस एजीएम में ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है उसे पहली एजीएम के रूप में गिना जाएगा। ठीक, यानी कि जैसा पहली एजीएम, तो ऐसे सिक्स्थ एजीएम के एंड तक जाना है, तो जिसमें अपॉइंट किया उसको पहला गिन लिया है, तो सिक्स तक कितने हो गए? 5 साल हो गए। यह सेक्शन ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रहे। सेक्शन 139(1) गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, यानी कि सेक्शन 139(1) में बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एट एजीएम, तो हर कंपनी को फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट करना है, जिसका टेन्योर होगा बेटा टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, यानी 5 साल तक। ठीक, साथ ही 139(1) गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी पे लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 139(2) से लेके 4 तक के लिए, कि रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर और टर्म ऑफ ऑडिटर, यानी कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर को चेंज कब कब करना है। तो देखो, इसके लिए सेक्शन दे रखा है 139(2) से लेके 139(4) तक, और साथ ही रूल 5 और 6 की बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर। तो देखो, रोटेशन का जो रूल है ये कहां पे एप्लीकेबल होगा? तो एवरी लिस्टेड कंपनी, हर सूचीबद्ध कंपनी के ऊपर ये रोटेशन का क्या होगा? काम एप्लीकेबल होगा। साथ ही अगर कोई पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, अगर उसकी पेड अप कैपिटल या तो इक्वल या ज्यादा हो, किससे? 10 करोड़ से। यानी कि अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए, तो अगर उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो आप क्या होंगे? आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए, तो बेटा अगर आपकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है या फिर उससे ज्यादा है, एनी कंपनी, यानी इनके एनी कंपनी, कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक प्राइवेट, अगर उसकी बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर रोटेशन के क्या हो जाएंगे? रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। नॉट एप्लीकेबल ऑन, यानी कि ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल नहीं है रोटेशन का? ओपीसी, 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। देखो बेटा, रोटेशन क्या होता है? यानी कि आपको हर एजीएम में किसी न किसी नए ऑडिटर, मतलब क्या करना पड़ेगा? रोटेशन करना पड़ेगा। जैसे कोई इंडिविजुअल को अपॉइंट किया तो उसका टर्म रहता है 5 साल, तो 5 साल बाद फिर क्या करना पड़ेगा? रोटेशन, यानी किसी दूसरे को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही दे रखिए टर्म ऑफ ऑडिटर, तो ये याद रखना है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल 1 टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी कि एक टर्म 5 ईयर की, यानी कि 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हो। फिर 5 साल बाद अपन वापस से देखो, हर एजीएम में ऑडिटर क्या होगा? अपॉइंट होगा, या तो अपॉइंट होगा या रीअपॉइंट होगा। तो हम अगर उसको ही रीअपॉइंट करते हैं बेटा, तो 5 साल तक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन 5 साल के बाद हम उस ऑडिटर को वापस से रीअपॉइंट नहीं कर सकते, यानी कि उसको 5 साल का क्या देना पड़ेगा? रेस्ट, कूलिंग पीरियड बोलते हैं जिसे। यानी कि अब 5 साल तक तो उसको अपॉइंट कर लिया, फिर 5 साल का क्या देंगे? गैप देंगे, यानी कि किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक, अगर ऑडिटर कौन है? इंडिविजुअल है, तो 1 टर्म ऑफ 5 ईयर, और कूलिंग पीरियड याद रखना 5 साल। इन केस ऑफ फर्म, फर्म के केस में 2 टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल की 2 टर्म, 5 साल तक अपॉइंट हो गया, फिर वापस से रीअपॉइंट कर दिया 5 साल का। ठीक, इसमें भी कूलिंग पीरियड कितना है? 5। यानी कि देखो, अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल मिला है, और फर्म है तो 10 साल मिले। 10 साल के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? 5 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। ठीक, इफ पार्टनर कॉमन, देखो क्या हुआ था समझना, जैसे कि ये एबीसी एंड, ये लीजिए एबीसी एंड कंपनी है, इसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी। ठीक, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, 2 कंपनी है, या ए लिमिटेड ही मानो। अब इस फर्म के 5 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब जो 2 टर्म थी 5 साल की, वो क्या होगी?
खत्म होगी, फिनिश होगी, यानी कि 5 साल का कूलिंग पीरियड है। अब मान लो इस ए लिमिटेड ने कौन सी कंपनी दूसरी फर्म को अपॉइंट किया ऑडिटर के रूप में, जैसे बीसी एंड कंपनी। अब हुआ कि बी यहाँ भी पार्टनर है और बी यहाँ भी पार्टनर है, तो बेटा ये कंपनी भी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालिफाइड है, यानी कि इसको भी मैं क्या नहीं कर सकता हूँ बेटा, अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ 5 साल। बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ यही लिखा है इफ पार्टनर कॉमन, अगर दो फर्म में पार्टनर कॉमन है तो एनी अदर ऑडिट फर्म शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर 5 ईयर, यानी कि ये बीसी कंपनी को भी हम अपॉइंट नहीं कर सकते ऑडिटर के रूप में। ठीक, यानी कि अगर इंडिविजुअल का केस है तो 1 टर्म ऑफ 5 ईयर है बेटा, कूलिंग पीरियड 5 ईयर। साथ ही इन केस ऑफ फर्म 2 टर्म ऑफ 5 ईयर, जिसमें भी कूलिंग पीरियड कितना लेंगे अपन, 5 साल लेंगे। और अगर पार्टनर कॉमन है तो जिसमें पार्टनर कॉमन है तो दोनों फर्म क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। साथ ही सेक्शन 139(3) दिया हुआ है, किसी भी कंपनी में एक से अधिक अंकेशों की नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि 139(3) बोल रहा है कि किसी भी कंपनी में हम एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला सेक्शन तो था 139(1) यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एट एजीएम। फिर पढ़ा था अपन ने 139(2) से लेके 4 तक। ठीक, साथ ही रूल 5 और 6 कवर करा है, रोटेशन ऑफ अन ऑडिटर और टर्म ऑफ ऑडिटर। बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आया है बेटा अपना, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन है 139(5). ठीक, सरकारी कंपनी के दशा में अंकेशक की नियुक्ति। बेटा ये फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं हो रही है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाला ऑडिटर। ठीक, तो देखो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा, सी एंड एजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, कब करेगा, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन के अंदर। जैसे अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 19 को चालू होता है तो इसके 180 दिन के अंदर यानी कि 30 सितंबर तक ऑडिटर क्या हो जाना चाहिए, अपॉइंट हो जाना चाहिए। ठीक, इसका टेन्यूअर क्या रहेगा, अगली एजीएम तक। कितनी एजीएम तक रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक। नेक्स्ट एजीएम में आप इसको अपन क्या कर सकते हैं, रीअपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा हम कितने सालों तक कर सकते हैं बेटा, 5 सालों तक अगर इंडिविजुअल है तो। फिर 5 साल होने के बाद फिर क्या देना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा 5 साल का। इस गैप को अपन बोलते हैं कूलिंग पीरियड। ठीक, यानी कि अगर सेक्शन 139(5) की बात की जाए तो ऑडिटर है जिसमें क्या है, ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं अपन गवर्नमेंट कंपनी का, वो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो इस केस में कौन ऑडिटर अपॉइंट करेगा, वो करेगा बेटा कंपनी एंड ऑडिटर जनरल। साथ ही कब करेगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 5 ईयर के सॉरी 180 दिन के अंदर। साथ ही इसका टेन्योर रहेगा नेक्स्ट एजीएम तक। ठीक, बढ़ते हैं अपन सेक्शन 139(6) की ओर। देखते हैं क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन है 139(6), ये बोल रहा है कि बेटा फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो देखिए कौन करेगा, तो ये है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब करेगा, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर। ठीक, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त नहीं कर पाते हैं तो फिर कंपनी के सदस्य, बोले तो कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर 90 दिन के अंदर क्या करेंगे, ऑडिटर की नियुक्ति करेंगे। बात आगे क्या समझ में, यानी कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का। ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाता है तो बेटा 90 दिन के अंदर कौन करेंगे, मेंबर अपॉइंट करेगा। ठीक, और इस टेन्यूअर, जो इस ऑडिटर का टेन्यूअर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट एजीएम की समाप्ति का, यानी कि जब मेरी पहली एजीएम होगी, पहली एजीएम के खत्म होने तक क्या हो जाएगी, उसका टेन्यूअर हो जाएगा। ठीक, ये था सेक्शन 139(6). ठीक, बढ़ते हैं आगे सेक्शन 139(7). बेटा ये भी है फर्स्ट ऑडिटर का, लेकिन ये कौन सी कंपनी के केस में, गवर्नमेंट कंपनी के केस में। तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा, सी एंड एजी करेगा। कब करेगा, रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर। देखो बेटा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में 30 दिन थे, लेकिन गवर्नमेंट में डबल कर दिए 60 दिन। साथ ही अदर देन गवर्नमेंट में क्या था, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाता है तो 90 दिन के अंदर कौन करेगा, शेयर होल्डर करेंगे।
तो सेम यहाँ भी वही बात है कि अगर सी एंड एजी नहीं करेगा तो अगले 30 दिन के अंदर, देखो यहाँ भी टोटल मिला के कितने दिन हो गए, 90 दिन हो गए, ठीक, यानी कि अगले 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नियुक्ति नहीं कर पाते, वो भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मेंबर करेंगे 60 दिन के अंदर, और वो भी किस में करेंगे बेटा, ईजीएम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बात आएगी समझ में। तो ये सेक्शन था 139(7). फिर है बेटा साथ ही अगर टेन्यूअर की बात करें तो वही फर्स्ट एजीएम की समाप्ति तक, यानी कि कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139(8). अब कैजुअल वैकेंसी होती क्या है, मतलब किसी बंदे ने रेजिग्नेशन दे दिया है ऑडिटर ने, या ऑडिटर की डेथ हो जाती है, ठीक है, या पागल हो जाता है, या कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो वहां पे उसका जो पद है ऑडिटर का वो क्या हो जाता है बेटा, रिक्त हो जाता है, तो इसे बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी। तो इसके लिए सेक्शन है 139(8). अब जब कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी तो हम उस कैजुअल वैकेंसी की फिलअप कैसे करेंगे, तो वो बात करते हैं। देखो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के केस में बात करें तो कौन करेगा, सी एंड एजी करेगा, और कब करेगा, 30 दिन के अंदर। मान लीजिए कैजुअल वैकेंसी है 1 अक्टूबर 2019 को, तो इसके 30 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी कि 31 अक्टूबर तक, ठीक। कौन करेगा, सी एंड एजी करेगा। लेकिन अगर बेटा सी एंड एजी अपॉइंट नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज में क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और इसका टेन्योर वही रहेगा नेक्स्ट एजीएम की समाप्ति तक, जो अगली एजीएम आएगा उसके कंक्लूजन तक इसका क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, टेन्योर रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर कैजुअल वैकेंसी की बात करें गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो बेटा सी एंड एजी करेगा और 30 दिन के अंदर करेगा। साथ ही अगर सी एंड एजी नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे अगले 30 दिन के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते अदर कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के अलावा जो भी अन्य कंपनी है, अगर उस कंपनी की बात की जाए तो बेटा उसमें देखिए क्या है चलिए अदर कंपनी की बात की जाती है बेटा, तो इसमें है इन केस ऑफ अदर देन रेजिग्नेशन। अगर कैजुअल वैकेंसी किसकी वजह से आई है बेटा, अदर देन रेजिग्नेशन, त्याग पत्र के अलावा, रेजिग्नेशन बोले तो त्याग पत्र, यानी कि उसने रिजाइन नहीं किया है, या तो उसकी डेथ हो गई है, या वो पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है, ठीक है, तो इस केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, और कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर करेगा। डन। वही आगे की बात करते हैं अपन, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, अगर ऑडिटर ने क्या दिया है बेटा, अपन को रेजिग्नेशन दिया है, तो इस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, साथ ही 30 दिन के अंदर करेगा, ठीक है, और साथ ही 3 महीने के अंदर मेंबर से क्या लेगा, अप्रूवल भी लेगा। बात आगे क्या समझ में। अगर अपन बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 139(8), तो बेटा उसमें सबसे पहले बोला है कि अगर होता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो सी एंड एजी करेगा वही 30 दिन के अंदर, अगर सी एंड एजी नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन के अंदर, और इसका टेन्योर होगा नेक्स्ट एजीएम की समाप्ति तक। वहीं अगर बात करते हैं अदर कंपनी की, तो इन केस ऑफ अदर देन रेजिग्नेशन तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर। फिर बात करते हैं इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा 30 दिन के अंदर, साथ ही 3 महीने के अंदर वो मेंबर से क्या लेगा, अप्रूवल भी लेगा, ठीक। दोनों के केस में बेटा टेन्योर सेम है नेक्स्ट एजीएम तक। बात करते हैं सेक्शन 139(9) के ऊपर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, यानी कि जो डायरेक्टर, क्योंकि हर एजीएम में अपन को एक रोटेशन करना पड़ेगा, कुछ डायरेक्टर को हटा के नया अपॉइंट करना पड़ेगा, या जिस पुराने को हटाया उसको ही क्या करना पड़ेगा, रीअपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में बात हो रही कि ऑडिटर को हम रिअपॉइंट करें, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर सेक्शन 139(9). तो ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं यदि वह डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड अभी पढ़ेंगे अपन सेक्शन 142 में, ठीक। तो ये ही बोला है कि अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। उसने लिखित में अनिच्छा जाहिर नहीं करी है, अगर उसने लिख दिया कि साहब मैं ऑडिटर नहीं बनूंगा, लिखित में दे दिया है, तो फिर अपन उसको रीअपॉइंट कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसने अनिच्छा जाहिर नहीं करी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं।
साथ ही अन्य ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए प्रस्ताव पास नहीं किया है। लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी ने दूसरे ऑडिटर को अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रपोजल पास कर दिया है, तो फिर तो रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर ही नहीं सकते। ठीक, तो ये बेटा 3 केस हो गए 133(9) में, 139(9) में कि ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं अगर उसने वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, साथ ही उसने अनिच्छा जाहिर नहीं की है, साथ ही अन्य ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए हमने प्रस्ताव पास नहीं किया है। नेक्स्ट सेक्शन 139(10), यदि एजीएम में नए ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की जाती है तो पूर्व ऑडिटर को ही कंपनी का क्या मान लेंगे, ऑडिटर माना जाएगा। क्या बोला है कि यदि एजीएम में ऑडिटर की नियुक्ति नहीं हो पाती है तो जो पुराना प्रीवियस ऑडिटर है उसे हम क्या मान लेंगे, रीअपॉइंट मान लेंगे। ठीक, तो एक बार 139 के सेक्शन वापस देख लेते क्या क्या था। सेक्शन 139(1) था बेटा पहला अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो हर एजीएम में होगा इंडिविजुअल और एलएलपी, और इसका कंक्लूजन होगा 6 एजीएम तक। ठीक है, तो फर्स्ट एजीएम में तो ऑडिटर अपॉइंट करेगी सही कंपनी। आगे साथ ही रोटेशन 139(2) से 139(4) तक के सेक्शन थे, रूल 5 एंड 6 था। तो इसमें एप्लीकेबल था कि हर लिस्टेड कंपनी को रोटेशनल ऑफ एन ऑडिटर होगा हर लिस्टेड कंपनी में। साथ ही कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है वहां भी होगा। प्राइवेट कंपनी के केस में पेडअप कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा, या एनी कंपनी जिसमें बोरोइंग कितनी हो 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। साथ ही ये रोटेशन वाला रूल 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। टर्म ऑफ ऑडिटर की बात करी थी तो अगर इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म ऑफ 5 ईयर, ठीक है, इन केस ऑफ फर्म 2 टर्म ऑफ 5 ईयर, और बीच में कूलिंग पीरियड रहेगा 5 साल का। अगर पार्टनर कॉमन है तो दोनों फर्म क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। सेक्शन 139(3) में बोला गया है कि एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है कंपनी। साथ ही बात करते हैं 139(5) की, तो बेटा 139(5) की अगर बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है। गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी कि फर्स्ट ऑडिटर के अलावा अन्य ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की, तो C&AG करेगा बेटा, और फाइनेंशियल स्टार्ट के 180 दिन के अंदर, और इसका जो टेन्योर रहेगा वो नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 139(6), यानी गवर्नमेंट कंपनी के अलावा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा बेटा 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट 90 डेज में मेंबर करेंगे। ठीक, वही टेन्योर फर्स्ट एजीएम की समाप्ति तक। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 139(7), तो वही C&AG करेगा बेटा, और वही रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर। साथ ही C&AG अगर नियुक्त नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाए तो फिर मेंबर करेंगे 60 दिन के अंदर। ठीक है, जिसका टेन्योर रहेगा फर्स्ट एजीएम की समाप्ति तक। फिर था सेक्शन 139(8), फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG करेगा 30 दिन के अंदर, लेकिन अगर C&AG नहीं कर पाता है बेटा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। ठीक, आगे बात करते हैं अदर कंपनी के केस में, तो इन केस ऑफ अदर देन रेजिग्नेशन, अगर अदर कंपनी के केस में यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के अलावा, तो अगर रेजिग्नेशन से हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। लेकिन अगर रेजिग्नेशन की वजह से हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा, लेकिन 30 दिन के अंदर। साथ ही उसे 3 महीने के अंदर बोर्ड से क्या, मेंबर से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। डन, चलिए रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139(9) पढ़ा है कि अपन कब कब रीअपॉइंट कर सकते हैं, अगर क्या उसने अनिच्छा जाहिर नहीं करी लिखित में, साथ ही डिस्क्वालीफाई नहीं है, साथ ही और दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए अपन ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। 139(10) कि अगर एजीएम में हम किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो प्रीवियस ऑडिटर को हम क्या मान लेंगे, ऑडिटर मान लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। एक हाँ, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, सेक्शन 141 और रूल 7, याद रखना 141 और रूल 7, यानी कि ऑडिटर का टर्म पीरियड क्या होता है बेटा, 5 साल था 6 एजीएम तक, या हर साल जो रोटेशन होता है उस तक। तो बेटा उसको उसके टाइम पीरियड से पहले ही अपन क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो इसके लिए सेक्शन है 141। तो इसके लिए क्या क्या होगा, सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन पास, बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। सेकंड करना पड़ेगा बोर्ड द्वारा रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर किसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, सीजी, सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
केंद्रीय सरकार। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होएगा, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और हटाने के लिए। फिर तीसरा काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर आप जनरल मीटिंग करोगे और क्या करोगे बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। बेटा रेजोल्यूशन दो होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी बोलते हो साधारण प्रस्ताव। साधारण प्रस्ताव में क्या होता है, अगर कोई भी प्रपोजल पास करना है तो अगर उसके फेवर में 51% या उससे ज्यादा वोटिंग होती है तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, इसे बोलते हैं बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर बात करें स्पेशल रेजोल्यूशन की तो ध्यान रहे स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% वोटिंग काय में होनी चाहिए बेटा, फेवर में होनी चाहिए, तभी आपका प्रस्ताव क्या होगा, पास होगा। ठीक, तो यहाँ यही बोला है कि अगर आप ऑडिटर को उसकी टर्म से पहले हटा दे तो पहले बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास होगा। ठीक, फिर बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। और ध्यान रहे ऑडिटर को हम एक सुनवाई का मौका भी देंगे, उसका पक्ष भी रखा जाएगा। ठीक, तो ये था सेक्शन 141 रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, या और साथ ही रूल 7 भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, सेक्शन 142 और 143। देखो 141 में तो अपन ने हटा दिया था उसको, 142 और 3 में बेटा रेजिग्नेशन है ऑडिटर का, तो क्या है, तो जब भी ऑडिटर रेजिग्नेशन देगा तो ऑडिटर फाइल करेगा एक स्टेटमेंट विथ रीजन, स्टेटमेंट में रीजन भी लिखेगा, विद इन 30 डेज टू कंपनी, एक तो कंपनी को देना है, रजिस्ट्रार को देना है और गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG को भी देनी पड़ेगी। यानी कि ऑडिटर जब भी रेजिग्नेशन देगा तो उसके 30 दिन के अंदर उसे मतलब रीजन बताने पड़ेंगे कंपनी को भी, साथ ही रजिस्ट्रार को भी, और C&AG गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG को भी क्या देना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें वो रीजन लिखेगा कि वो रेजिग्नेशन क्यों दे रहा है। ठीक, पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो ऑडिटर के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, तो वो है बेटा फर्स्ट 50,000, लेकिन अगर आप कंटिन्यूइंग फेल्यूअर है यानी कि आप लगातार क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, तो 500 रुपए पर डे। ठीक है, साथ ही पेनल्टी 5 लाख से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, 5 लाख। 50,000 तो लगनी है, साथ ही 500 रुपए पर डे के हिसाब से जब तक आप कंटिन्यू फेल्यूअर रहोगे, जब तक आप फाइल नहीं करोगे तब तक, साथ ही पेनल्टी 5 लाख से ज्यादा की नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 144 स्पेशल नोटिस फॉर रीअपॉइंटिंग नॉट रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर। बेटा ये है कुछ स्पेशल नोटिस कि जो डायरेक्टर रिटायरिंग हो रहा है, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है हम उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए एक स्पेशल नोटिस देंगे, कौन देंगे, मेंबर देंगे, लेकिन एलिजिबल मेंबर कौन है, वो मेंबर जिन्होंने 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है जिसके पास, या तो सब मिला के 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर जिसकी पेड अप वैल्यू कितनी हो 5 लाख, विच एवर इज लेस। यानी कि अगर 5 लाख तक की पेड अप वैल्यू है या फिर 1% ऑफ वोटिंग पावर जो होल्ड करते हैं, वो बंदे क्या रहेंगे, दोनों में से जो भी कम रहेगा वो क्या करेंगे बेटा, एक स्पेशल नोटिस देंगे कंपनी को, कब, एजीएम होने से 14 दिन पहले, कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है हम उसको क्या नहीं करेंगे, रीअपॉइंट नहीं करेंगे। बात आ गई बेटा समझ में। तो यही है कि स्पेशल नोटिस दिया है मेंबर ने, तो इसके लिए एलिजिबल मेंबर है बेटा 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप वैल्यू ऑफ ₹5 लाख, दोनों में से जो भी कम है वो सारे मेंबर मिलके क्या देंगे, स्पेशल नोटिस देंगे कंपनी को। और नोटिस कब दिया जाएगा, जिस दिन जनरल मीटिंग होने वाली है एजीएम उससे 14 दिन पहले। ठीक, नेक्स्ट है 145 पावर टू द ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर चेंज ऑडिटर, यानी कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो ऑडिटर चेंज करने के लिए क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है 145 के अंदर। यानी कि देखो बेटा 141 में तो अपन ने क्या पढ़ा था कि रिमूवल कर रहे थे अपन ऑडिटर का, 142 और 3 में वो रेजिग्नेशन दे रहा था, 144 में स्पेशल नोटिस दिया था कि इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, हम रीअपॉइंटिंग नहीं करेंगे, और 145 में क्या था, ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो ऑडिटर के चेंज करने की क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर।
अंडर सेक्शन 141(1) और 141(2) अगर इंडिविजुअल है तो वो सीए होना चाहिए, साथ ही सीओपी होना चाहिए। सीओपी होता है बेटा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब आईसीएआई के मेंबर बन जाते हो, जब आप सीए बन जाते हो, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या लेना पड़ता है बेटा? सीओपी लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि इंडिविजुअल के केस में क्वालिफिकेशन क्या है कि वो सीए होना चाहिए, साथ ही उसके पास क्या होनी चाहिए बेटा? सीओपी होनी चाहिए। वही बात करते हैं फॉर्म फर्म। फर्म के लिए क्या होगा कि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर इंडिया में क्या करने चाहिए बेटा? प्रैक्टिस करते हो। यानी कि अगर 10 जने हैं तो कम से कम 6 जने इंडिया में क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो काय की? सीए की। ठीक है, तो अपन उस फर्म को क्या मान लेंगे? वो क्वालिफाइड है ऑडिटर अपॉइंट के लिए। नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 141(3), इसका सेक्शन भी याद रखना है। तो 1 और 2 में तो क्या दे रखा है? क्वालिफिकेशन है, और 142(1)(3) में दे रखा है बेटा डिस्क्वालिफिकेशन। चलिए देखते हैं क्या क्या है डिस्क्वालिफिकेशन में। ये लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, यानी कि हम किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को क्या नहीं अपॉइंट कर सकते हैं? ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलएलपी को कर सकते हैं लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं करेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी निकाय हो गया, कोई भी निगमित निकाय या समामेलित संस्था होगी। साथ ही कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी को भी हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये लीजिए एक्स लिमिटेड, हमको इसका ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो इस कंपनी के एम्प्लॉय को या फिर ऑफिसर को इस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, साथ ही कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार, जो इस कंपनी के एम्प्लॉय या ऑफिसर है, इसके जो भी पार्टनर हैं, उनको भी हम यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, या फिर कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी का कर्मचारी, इसका एम्प्लॉय, एम्प्लॉय या ऑफिसर का भी कोई एम्प्लॉय है तो हम उसको भी नहीं क्या नहीं कर सकते बेटा? ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे क्या बात होगी? एक तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया बेटा जिसमें एलएलपी को छोड़ा, यानी कि एलएलपी को हम अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय, एम्प्लॉय या ऑफिसर का पार्टनर, या एम्प्लॉय या ऑफिसर का भी एम्प्लॉय, उसको भी हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना कि हिमसेल्फ यानी खुद, हिज रिलेटिव यानी कि इसके रिश्तेदार, हिज पार्टनर इसका साझेदार, अगर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, यानी कि क्या कर रखी है बेटा? उसने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है। ध्यान रहे, फिर यहां दे रखा है फॉर रिलेटिव। रिलेटिव के लिए इसकी एक लिमिटेशन दे रखी है, अगर 1 लाख से ज्यादा आपने क्या कर रखी है बेटा? सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है। अगर 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी है तो आपको एक टाइम भी दिया है कि 60 दिन के अंदर आप क्या कर दो? उसका करेक्शन कर दो, अदरवाइज आपको कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। ये होल्डिंग किसमें कर रखी है? या तो उसी कंपनी में, या उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में, या होल्डिंग कंपनी में, या उसके एसोसिएट कंपनी में, या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, होल्डिंग की सब्सिडरी में। ठीक है, खुद में नहीं कर सकता है, होल्डिंग में नहीं कर सकता है, सब्सिडरी में नहीं कर सकता है, साथ ही सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग की सब्सिडरी में भी नहीं कर सकता है, और ना ही एसोसिएट कंपनी में। अगर खुद या उसका पार्टनर कोई भी सिक्योरिटी क्या करता है? हेल्ड करता है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। और अगर उसके रिश्तेदार की बात करें तो यहाँ एक लिमिटेशन है कि अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की क्या करता है बेटा? सिक्योरिटी हेल्ड करता है, तो हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 लाख से कम है तो हम ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, साथ ही अगर 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी है तो बेटा उसको करेक्टिव एक्शन, यानी कि उसको करेक्ट करने का लिए टाइम पीरियड दिया जाएगा, वो है 60 डे। 60 दिन के अंदर आप उस सिक्योरिटी को क्या कर लो? कम कर दो। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है अगर खुद हिमसेल्फ, हिज पार्टनर या हिज रिलेटिव इज इंडेप्ट, इंडेप्ट यानी ऋणी है, कितने रुपए से? 5 लाख से ज्यादा के। किसमें? तो ये सेम कंपनी आ जाएगी, खुद कंपनी में, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, या एनी सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। अगर इनमें उसने 5 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है, उसने या उसके रिश्तेदार ने या उसके पार्टनर ने, तो हम उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, खुद ने, हिमसेल्फ, हिज रिलेटिव या हिज पार्टनर, थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दी है इन्होंने, और गारंटी कितने की दी है? 1 लाख या उससे ज्यादा के लिए।
बात आगे क्या समझ में? हाँ, तो इस केस में हम उसका क्या नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते। यानी कि अगर कंपनी ने खुद को, मतलब कंपनी ने क्या दिया, थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दी है, यानी ऑडिटर ने खुद ने गारंटी दी है उस कंपनी के लिए 1 लाख से ज्यादा की, या उस ऑडिटर मतलब उस कंपनी ने ऑडिटर के लिए क्या दी है, गारंटी दी है। तो अपन याद रखेंगे कि कंपनी ने गारंटी दी है किसके लिए, ऑडिटर के लिए, या उसके रिलेटिव के लिए, या इसके पार्टनर के लिए। और गारंटी कितने की है, थर्ड पार्टी को जो गारंटी दी है वो कितनी है बेटा, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की है। और सेम ये की यही कंपनी इन कंपनी के लिए। बात आएगी क्या समझ में? हाँ, मान लीजिए खुद के लिए या इसके रिलेटिव या हिज पार्टनर के लिए, अगर इन कंपनियों ने कोई भी गारंटी दी है और वो गारंटी कितनी 1 लाख से ज्यादा की है, तो हम उसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन पे आगे, कि अ पर्सन की कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है बेटा, ट्रेडिंग रिलेशन है, बिजनेस रिलेटेड रिलेशन है, किसमें, खुद कंपनी में, सब्सिडरी में, होल्डिंग एसोसिएट, सेम वो का वही जो ऊपर पड़ा था। तो ऐसा व्यक्ति जो फुल टाइम एम्प्लॉय, तो बात आगी बेटा समझ में, अगर उस पर्सन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है, किससे, खुद उसी कंपनी से या उसकी सब्सिडरी से या उसकी होल्डिंग से या उसकी एसोसिएट से या उसकी एनी सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग या होल्डिंग की सब्सिडरी से, ठीक है, तो हम उस बंदे को ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही आगे बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो फुल टाइम क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है, ऐसा व्यक्ति जो फुल टाइम क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि नौकरी में है, तो भी उस मुझसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा व्यक्ति जो पहले 20 कंपनियों में ऑलरेडी क्या है, अंकेशक है, 141(3)(g। बेटा इसका नीचे कुछ प्रोविजन दे रखा, पहले वो पढ़ते ही, ये रहा सेक्शन 141(3)(g। क्या बोला गया है, देखो, ऑडिट की अधिकतम सीमा, यानी कि एक ऑडिटर कितनी ऑडिट कर सकता है। तो बेटा ये दे रखा है कंपनी एक्ट में कि कितनी ऑडिटिंग कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 20 ऑडिट कर सकता है, ठीक है। अधिकतम सीमा इसमें किसको शामिल नहीं करा है, तो 20 में ओपीसी को नहीं करा है, स्मॉल कंपनी को नहीं करा है, डोरमेंट कंपनी को नहीं करा है, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। तो इस 20 की लिमिट में हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो ओपीसी को करेंगे, ना स्मॉल कंपनी, ना डोरमेंट कंपनी, ना प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में बोल दिया कि अगर पेड अप कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ से कम है, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। साथ ही बेटा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 285 में, कि ये कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या उससे कम है, प्लस जिसका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है, या फिर टर्नओवर लास्ट ईयर में क्या है, 1 करोड़ या उससे कम है, तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाएगा, स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो अगर उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या उससे कम है, या फिर उसका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है, साथ ही लास्ट ईयर के टर्नओवर की बात करेंगे तो 1 करोड़ या उससे कम है, ठीक। तो ध्यान रहे, ऑडिटर की अधिकतम सीमा है 20, जिसमें ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है को शामिल नहीं करेंगे। साथ ही बेटा आईसीआई ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए, यानी कि ऑडिटर अगर ज्यादा से ज्यादा ऑडिट लेगा तो बेटा फिर दिक्कत रहेगी, ठीक है, क्योंकि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, ऐसी तो बहुत सारी कंपनी की ऑडिटिंग कर सकता है वो। तो इसके लिए आईसीआई ने भी क्या कर दिया, एक लिमिटेशन लगा दी कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी टैक्स ऑडिट कर सकते हो, मैक्सिमम 60 ऑडिट कर सकते हो, 60 से ज्यादा आप टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते हो। डन। तो यही बोला है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी 20 कंपनियों से ज्यादा ऑडिटिंग है, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। और ये जो लिमिट दे रखी है बेटा 141(3)(g में दे रखी है, ठीक है। अ पर्सन यानी कि वो व्यक्ति हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, केएमपी होता है की मैनेजरियल पर्सन। बेटा की मैनेजरियल पर्सन होते कौन, एमडी हो गया, मैनेजर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन है, ठीक। यानी कि कोई भी पर्सन जिसका रिलेटिव उस कंपनी में ना तो डायरेक्टर होना चाहिए, ना ही केएमपी होना चाहिए, की मैनेजरियल पर्सन, ठीक। साथ ही ऐसा व्यक्ति जिसे फ्रॉड के केस में सजा हुई हो, सजा हुए 10 साल नहीं बीते हो,
अगर ऐसा कोई भी ऑडिटर, मान लो मैं कोई बंदा हूं, अगर मुझे कोई फ्रॉड में कोई हुआ है, कोई सजा हुई है, ठीक है, तो अगर मुझे सजा हुए 10 साल नहीं बीते हैं, मतलब सजा होने के 10 साल तक मुझे ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है किसी भी कंपनी। 10 साल खत्म होने के बाद मैं वापस से क्या बन सकता हूँ, ऑडिटर बन सकता हूँ। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विस रेफर अंडर सेक्शन 144। बेटा 144 में कुछ सर्विसेज दे रखी थी, याद हो तो, पहले भी पढ़ चुके हैं ये अपन, पहले वाले वीडियो में भी, कि ऑडिटर निम्न ये क्या नहीं दे सकता है, सर्विसेज नहीं दे सकता है। तो अगर वो ये सर्विस दे रहा है कि उसी कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में या होल्डिंग में, तो उसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। अब देखो सेक्शन 144 कहाँ है, मैं ये पढ़ा देता हूँ यही हाथों हाथ, कि ऑडिटर नॉट रेंडर सर्टेन सर्विस। अगर मान लो ए इस एक्स लिमिटेड में क्या है, ऑडिटर है, तो ए इस कंपनी को, एक्स लिमिटेड को, ये सर्विस नहीं दे सकता है। कौन कौन सी? इंटरनल ऑडिट, तो इंटरनल ऑडिट नहीं करेगा, किसके लिए, देखो पढ़ते हैं, वेदर सच सर्विस आर रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक, टू द कंपनी या उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी, वो ना तो इंटरनल ऑडिट कर सकता है, ना ही एक्चुअली सर्विस कर सकता है, बीमा संबंधी सेवा नहीं दे सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं दे सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकता है बेटा, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता है, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे सकता है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की सर्विस नहीं दे सकता है, साथ ही डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली सर्विस भी नहीं दे सकता है, और एनी अदर सर्विस जो क्या है प्रेस्क्राइब्ड है वो नहीं दे सकता है। तो ये सेक्शन 144 में लिखा है कि ऑडिटर कौन सी सर्विस नहीं दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये अपनी डिस्क्वालिफिकेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार और पढ़ते हैं 141(3) में क्या क्या था, कि एक बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, साथ ही कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी का पार्टनर, या अधिकारी या कर्मचारी का भी कर्मचारी खुद ने या उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने, जिस कंपनी में वो खुद कंपनी में या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, इसमें अगर वो कोई सिक्योरिटी हेल्ड करता है, रिलेटिव की केस में सिक्योरिटी की लिमिट है 1 लाख, अगर 1 लाख से ज्यादा की क्या करता है, हेल्ड करता है, तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। और अगर 1 लाख से ज्यादा है, आप ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हो बेटा, और उसके बाद आपकी ये रिलेटिव की लिमिट 1 लाख क्रॉस कर जाती है, तो आपके पास 60 दिन का टाइम है, आप इसको क्या कर लो, करेक्ट कर लो। साथ ही खुद को या उसके रिलेटिव या पार्टनर ने लोन ले रखा है कंपनी से या ऋणी है 5 लाख या उससे ज्यादा का, ठीक है, वही कंपनी सेम जो ऊपर पड़ी थी, खुद रिलेटिव या पार्टनर ने गारंटी दी है बेटा, इनके लिए क्या दे रखी है, थर्ड पार्टी को गारंटी दी है कंपनी ने या सब्सिडी ने या होल्डिंग ने, अगर गारंटी 1 लाख से ज्यादा की हो तो, ठीक, तो भी हम उसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। या कोई भी पर्सन जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, बिजनेस रिलेशन है कंपनी में, सब्सिडरी में, ज्वाइंट होल्डिंग एसोसिएट में, ऐसा ऑडिटर या ऐसा पर्सन जिसके क्या है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में या कहीं नौकरी कर रहा है, ठीक, यानी कि प्रैक्टिस में नहीं है, कुल मिला के ये बात, ऐसा व्यक्ति जो पहले ही 20 कंपनी में ऑडिटर है, 141(3)(g पढ़ चुके अपन, जिसमें आईसीआई ने टैक्स ऑडिट दे रखी है 60 मैक्सिमम। अ पर्सन जिसका रिलेटिव इज अ डायरेक्टर या केएमपी है, किसमें, जिस कंपनी में वो ऑडिटिंग कर रहा है, तो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे फ्रॉड के केस में क्या हुई है बेटा, सजा हुई और सजा बीते 10 साल नहीं हुए हैं, या ये पर्सन जो 144 के अंतर्गत कोई सर्विस दे रहा है उस कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग में, तो ऐसे बंदे को भी हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 141(4) की, ये लीजिए 141(4) देखो 141(1) और 2 में तो बेटा क्वालिफिकेशन दे रखी थी, 3 में डिसक्वालिफिकेशन और 4 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। यदि ऑडिटर की नियुक्ति के बाद डिसक्वालीफाइड हो जाता है, तो उसे उसका पद क्या करना पड़ेगा, रिक्त माना जाएगा, रिक्त यानी कैजुअल वेकेंट, वेकेंट माना जाएगा, यानी कि जो कैजुअल वैकेंसी में फिलअप होएगा सेम वैसे ही कैजुअल, यानी कि 139(8) लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 139(8) कैजुअल वैकेंसी का पढ़ा था अपन ने, ये रहा, ठीक। तो यहाँ पे यही बात करिए बेटा 141(4) में कि अगर
ऑडिटर की नियुक्ति के बाद अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आता है तो उसके पद को क्या माना जाएगा, वैकेंट माना जाएगा। बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 43 12 से लेके 15 तक, और रूल 13 भी याद रखना है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, यानी कि अगर ऑडिटर कोई फ्रॉड को पता करता है तो उसको कहाँ रिपोर्टिंग करनी है ये बता रखा है इस सेक्शन में। तो बेटा इसमें कुछ सिचुएशन है, बात करते हैं अपन सिचुएशन की। सिचुएशन फर्स्ट, ठीक, कि अगर फ्रॉड कितना है बेटा 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ का या उससे ज्यादा, 1 करोड़ या अबाव 1 करोड़, तो इस केस में बेटा ऑडिटर रिपोर्ट करेगा विथ इन 2 डेज। फ्रॉड के पता चलते 2 दिन के अंदर वो किसको बताएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को। अब जब इनको बता दिया तो अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी 1, बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी को 45 दिन के अंदर क्या देना पड़ेगा, ऑडिटर को रिप्लाई देना पड़ेगा। साथ ही रिप्लाई प्राप्त करने के बाद ऑडिटर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और जो रिप्लाई दिया है वो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड है बेटा तो ऑडिटर 2 दिन के अंदर, फ्रॉड पता चलने के 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को बताएगा। अब यहाँ 2 प्रोबेबिलिटी है। अब ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर क्या देंगे, रिप्लाई देंगे किसको, 45 दिन के अंदर ऑडिटर को, और ऑडिटर 15 दिन के अंदर जो अपनी रिपोर्ट है साथ ही जो रिप्लाई दिया है उसको किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक, वही बेटा प्रोबेबिलिटी एक और है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी रिप्लाई नहीं देते हैं ऑडिटर को, तो ऑडिटर फिर भी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, ये थी सिचुएशन नंबर 1 जब फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। वही बात करते बेटा सिचुएशन नंबर 2, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो ऑडिटर को वही 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा। साथ ही कंपनी इसको डिस्क्लोज करेगी काय में, बोर्ड रिपोर्ट में। ठीक, फाइन फॉर नॉन कंप्लायंस, तो ध्यान रहे अगर आप कोई भी गलती करते हो, नॉन कंप्लायंस करते हो तो 1 लाख रुपए तक का फाइन है ऑडिटर के ऊपर, और मैक्सिमम कितना है, 25 लाख का फाइन है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 142। तो हाउ फिक्स्ड, फर्स्ट एजीएम में होगा, फिक्स इन द मैनर डिसाइडेड इन जनरल मीटिंग, उसी मैनर में जो जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ है। और फिक्स कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वेयर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो कुल मिला के बात है कि जो बंदा ऑडिटर को अपॉइंट करेगा वही रेम्युनरेशन डिसाइड करेगा। फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बेटा, तो उसका रेम्युनरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे, अदरवाइज डिसाइड कहाँ होगा, जनरल मीटिंग में होगा। ठीक, चलिए 144 अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 145, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। तो ठीक है, वह व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा जो ऑडिटर के रूप में नियुक्त हुआ है। 146 ये भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, तो बेटा राइट है कि वो हर जनरल मीटिंग का क्या मिले उसको, रिसीव हो नोटिस, साथ ही रिसीव अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एवरी जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग से रिलेटेड कोई भी अदर कोई भी कम्युनिकेशन है तो वो भी रिसीव करेगा। साथ ही टू बी हियर एट जनरल मीटिंग, साथ ही जनरल मीटिंग में अपने पक्ष भी रख सकता है। इसकी ड्यूटी है या तो ये खुद जाए या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को ये भेज सकता है जनरल मीटिंग में। ठीक है, साथ ही बात करते हैं बेटा सेक्शन 147, पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139 से 146, यानी 139 40 फिर 43 44 45 46। तो इस केस में कंपनी के ऊपर तो फाइन है 25,000 का मिनिमम और मैक्सिमम है 5 लाख का। डन। और अगर कोई ऑफिसर है कंपनी का तो मिनिमम फाइन है 10,000, मैक्सिमम है 1 लाख, और साथ ही मैक्सिमम फाइन मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है आपको 1 साल तक। ठीक है, ऑडिटर के लिए पनिशमेंट का है कि 139 144 और 145 का अगर ऑडिटर क्या नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तो मैक्सिमम मिनिमम 25,000 का फाइन है। साथ ही मैक्सिमम फाइन की बात करें तो 5 लाख और 4 टाइम ऑफ रेम्युनरेशन, जो भी कम होगा वो मैक्सिमम फाइन लगेगा 147। अगर 139 144 145 की कॉन्ट्रावेंशन के अगर इनके प्रोविजन को तोड़ा है ऑडिटर ने, तो बेटा मिनिमम फाइन है 25,000 का, मैक्सिमम फाइन है 5 लाख और 4 टाइम ऑफ रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन का 4 गुना, दोनों में से जो भी कम होगा।
ठीक। साथ ही अगर 139 से लेकर 146 अगर कंपनी ने उल्लंघन किया है तो 25,000 और 5 लाख। वहीं अगर ऑफिसर है तो 10,000 और 1 लाख और साथ ही 1 साल की जेल भी हो सकती है। साथ ही बेटा अपन ने एक और जगह नॉन कंप्लायंस का पढ़ा था कि 1 लाख और 25 लाख की पेनल्टी है फ्रॉड में, ठीक है, याद रखना। तो बेटा ये अपनी थी कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट के मैंने सारे सेक्शन कवर कर दिए यहाँ पे, ठीक। और बहुत जल्दी अपन ऑडिटर के अब नेक्स्ट वीडियो बना ही रहा, उसकी मैं शीट तैयार कर रहा हूँ जिसमें ऑडिटर के नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ऑडिट के रिलेटेड जो वीडियो आएंगे। अब शायद कोशिश यही रहेगी कि या तो कॉस्टिंग का पहला वीडियो आ जाए, ठीक है, या फिर अपना काय का आएगा ऑडिटर का, ऑडिट के ऊपर आएगा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक, या फिर इनकम टैक्स का वीडियो तो आने वाला है ही सही, ठीक है। कोशिश अपनी ये रहेगी कि अपन कोर्स यहीं पे कर लेंगे पूरा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक। और बेटा यूट्यूब पे मेरे शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, मैंने छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं 1-1 मिनट के, कुछ 50 सेकंड के वीडियो जिसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रखे, तो उनको भी आप देख लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।